तो आज बात करते हैं हम कि थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टडी है, चैप्टर्स की हम जैसे पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक को, उसका स्टडी कितने टाइप से किया जाता है, उसका डिवीजन क्या है, कितने टाइप का थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करते हैं, कौन कौन से टाइप से। तो देखिए, जो भी थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है माक्रोस्कोपिक लेवल से और एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल से। माक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल से। माइक्रो का मतलब होता है एट अ बिग लेवल, बल्क लेवल पर ये बल्क लेवल पर स्टडी। और ये होता है एकदम सूक्ष्म, जिसको बोलते हो आप सूक्ष्म, स्मॉल, वेरी स्मॉल लेवल पर इंटीरियर जाकर उसके स्टडी करना। तो अब देखते हैं हम कि ये जो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो माक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं तो उस पार्ट को बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। तब ये स्टडी कहलाता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक वेरी स्मॉल लेवल तक जाकर करते हैं हम, तो ये स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब होता क्या है, देखिए पहले माक्रोस्कोपिक में बात करते हैं। क्या है कि लेट से ये एक बॉडी है, ये क्या है हमारा बॉडी है, ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी है, या इसको कह सकते हैं कि ये हमारा कोई सिस्टम का पार्ट है। ये सिस्टम है, एक सिस्टम, और ये इसका सराउंडिंग है। एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री होता है, ये वो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है जिससे वो डिवाइड होता है। अब हमने क्या किया कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो एक बॉडी है वो बड़े स्मॉल मॉलिक्यूल से बनकर बना हुआ है। ये किससे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर ये कंप्लीट बॉडी बना हुआ है। अब क्या है, कुछ प्रॉपर्टी को हमको स्टडी करना है इसके। तो हम क्या करते हैं, ये एक एक मॉलिक्यूल को न लेकर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं। मान लेंगे इसको ले लिया हमने, ठीक है, ये इतने मॉलिक्यूल्स को हमने एक सिस्टम मान लिया। तो ये इस एंटिटी को, होल एंटिटी का हमने स्टडी किया। एक मॉलिक्यूल न लेकर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक साथ मानकर उसको एज अ सिस्टम मान लिया और उसका स्टडी किया। बल्क लेवल पर जब हमने स्टडी किया तो ये कहलाता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये कहलाता है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। जैसे इस बॉडी का टेम्परेचर चाहिए तो हमें उस एक एक मॉलिक्यूल के टेम्परेचर हम नहीं निकालेंगे, वो बड़ा टीडियस जॉब हो जाएगा। तो हम पूरे बॉडी का टेम्परेचर हम निकालते हैं बल्क लेवल पर। हमें प्रेशर चाहिए, हम पूरे बॉडी का निकालते हैं, ना कि एक मॉलिक्यूल का हम निकालते हैं। तो ये अपने स्टडी को इजी बनाने के लिए, आइडियल कंडीशन में लाने के लिए हमने माक्रोस्कोपिक स्टडी का हेल्प लिया। इसके कहते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी वगैरह का हम स्टडी करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में। अब स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं। जो एक एक मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं, एक एक सिंगल मॉलिक्यूल का स्टडी करते हैं। लेट से कि हमें वेलोसिटी निकालना है मॉलिक्यूल का, तो एक एक मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी निकालेंगे और उसका सम करके हम एवरेज कर देंगे। एक एक मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स निकालते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन का। एक एक मॉलिक्यूल्स का एक्सेलरेशन हमें निकालना है, जैसे काइनेटिक थ्योरी में हम जाते हैं। तो एक एक मॉलिक्यूल में जब जाते हैं, इंटरनल लेवल तक जाके मॉलिक्यूलर स्टडी जब हम करते हैं, जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो हम हम इसको इस लेवल से हम थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी नहीं करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये बाद में देखेंगे जब हम वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं। अभी हम जो थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे वो माक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। बल्क की बात करेंगे, एंटिटी की बात करेंगे, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल्स को मिला के एंटिटी मान ले, एंटिटी एज अ होल का स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो अब देखते हैं हम, यहां होने के बाद हमने देखा अब क्या है कि हमने पहले भी सिस्टम सराउंडिंग के बारे में, पहले वाले वीडियो को आप देख लेना, सिस्टम एंड सराउंडिंग को मैंने
डील किया था, सिस्टम एंड सराउंडिंग बता दिया था। अब क्या है, किसी सिस्टम के बारे में स्टडी करने के लिए एक टर्म यूज होता है प्रॉपर्टी, एक टर्म यूज होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बोलते हैं, या उसको कभी कभी हम स्टेट फंक्शन भी बोल देते हैं, स्टेट फंक्शन भी बोल देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी होता क्या है, प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। तो प्रॉपर्टी को कभी कभी हम फंक्शन भी कहते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है यह एक पॉइंट फंक्शन है। पहली बात तो ये क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, इसको नहीं भूलना कि ये पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। ये पॉइंट फंक्शन का मतलब ये होता है, पॉइंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये कोई भी प्रोसेस के एंड पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एंड्स ऑफ प्रोसेस, एंड्स ऑफ एनी प्रोसेस के एंड्स पर डिपेंड करता है। वो कौन सा पाथ को फॉलो करके किया वो मतलब नहीं है, उसका इनिशियल कंडीशन क्या था और फाइनल कंडीशन क्या था, बस वो उसी पर डिपेंड करता है। तो ऐसे को बोलते हैं प्रॉपर्टी और पॉइंट्स, प्रॉपर्टी और पॉइंट फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आगे में स्टडी करने वाले इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टी है सिस्टम का, जो सिर्फ एंड कंडीशन पर ही होगा, डिपेंड करेगा। अब स्टेट फंक्शन क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन में बात करें, स्टेट फंक्शन वही है, स्टेट का मतलब होता है, कोई भी स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है कंडीशन और चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल। हमारा जो बेसिक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, ये फंडामेंटल वेरिएबल है, ये फंडामेंटल वेरिएबल्स है, ये थर्मोडायनेमिक्स में फंडामेंटल वेरिएबल्स है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, जबकि इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी वगैरह डिराइव्ड वेरिएबल्स है। ठीक है, डिराइव्ड वेरिएबल्स है। अब देखो लेट्स से कि हमने एक डायग्राम बनाया, इंडिकेटिव डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम के डायग्राम को इंडिकेटिव डायग्राम कहते हैं। अब प्रेशर और वॉल्यूम में का हमने डायग्राम बनाया, लेट्स से कि यहाँ पर एक कंडीशन था 1 से कोई एक प्रोसेस शुरू हुआ और वो 2 तक गया है, एक पाथ को फॉलो करते हुए, धीरे धीरे उस पाथ को फॉलो करते हुए। तो ये जो एंड पॉइंट है देखो 1 और 2 पर वॉल्यूम मान लिया V2 हो गया, 1 पर V1 है, ऐसा ही 1 पर प्रेशर P1 और 2 पर P2। तो हम क्या है कि ये डिफरेंस अगर निकालना चाहे प्रेशर में तो कैसे निकलेगा, 2 एंड पॉइंट 2 माइनस एंड पॉइंट 1 का प्रेशर माइनस कर लिए। ऐसे ही वॉल्यूम को निकालना चाहे हमने, dV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, dV को बोलते हैं स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो V2 माइनस V1। तो क्योंकि ये एंड पर डिपेंड किया, ये किस पर डिपेंड किया, एंड पॉइंट पर डिपेंड किया, इसलिए ऐसे को क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम और पॉइंट फंक्शन, और क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हमने देख लिया। अब हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि ये पूरा एक प्रोसेस हुआ, 1 से 2 गया, 1 से 2 गया, तो ये एक प्रोसेस कहलाए। प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि एंड पर ही डिपेंड करता है। अब जरा प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, प्रोसेस के बारे में। तो देखते हैं व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ सिस्टम लिख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ सिस्टम क्या है, प्रॉपर्टी क्या हुआ, एंड पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। आप प्रोसेस में देखते हैं, प्रोसेस क्या होता है कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है। पहली बात तो ये है कि पाथ डिपेंडेंट है, ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल इसका जैसे वर्क और हीट है, ये किस पर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पर, डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। लेट्स से इसी को हम फिर से देख लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम देखते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम। मानते हैं ये कोई प्रोसेस हुआ, 1 से 2 में कोई वर्क हुआ, 1 से पॉइंट 2 तक गया, ये पॉइंट 1 से 2, और ये एक प्रोसेस है, इसके ड्यूरेशन में वर्क हुआ। अब देख लो ये जो है बाद में हम पढ़ेंगे कि पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है, एरिया पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है, ये बाद में पढ़ोगे
कि वर्क डन देता है, वो सिस्टम ने कितना वर्क किया वो देता है। आगे हम जाएंगे तो देखो क्या हुआ, ये 1 से 2 पर गया है एक पाथ को फॉलो करते हुए। अगर पाथ चेंज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ वर्क भी चेंज हो जाएगा। जैसे इस ग्राफ के नीचे देख लो, अगर लेके आए पीवी डायग्राम के नीचे का एरिया इसका वर्क डन देता है, तो ये हो गया, ये पूरा एरिया निकाल दिया हमने, तो वर्क डन निकल गया। अब लेट से ये अपने पाथ को चेंज करता है, वो ऐसे ना आके कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये एरिया हो गया, देख रहे हो ना। तो रेड वाला एरिया और ब्लैक वाला एरिया दोनों डिफरेंट है ना। तो प्रोसेस क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, वो एंड पॉइंट पर ना डिपेंड होके जो पाथ फॉलोड है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे को बोलते हैं प्रोसेस। जैसे वर्क हीट एक तरह का प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप पाथ फॉलो करोगे, पैर को आप रगड़ते हुए चल रहे हो, ठीक है, हमने 10 मीटर लगा तो चप्पल हमारा या शूज हमारा हीटअप होगा फ्रिक्शन के थ्रू, लेकिन वो 20 मीटर जाओगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो क्यों, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट है। वो कैसा है, पाथ डिपेंडेंट है। वर्क भी देखते हो तो क्या करते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस देखते हो। तो ये जो पाथ चेंज होगा, ये पाथ चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, तो वर्क का वैल्यू भी चेंज होगा। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के प्रोसेस हैं, कितने टाइप के प्रोसेस हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के प्रोसेस हैं। तो प्रोसेसेस आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप। अब जो हम बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं। हमने प्रोसेस और प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखा, आप देखते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये 2 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं। एक को बोलते हैं इंटेंसिव और दूसरे को बोलते हैं एक्सटेंसिव। तो होता क्या है, देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कोई भी जो सिस्टम है उसके मास पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता है। इस प्रॉपर्टी की वैल्यूज, वैसा प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूज मास पर डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ऐसे को बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल जैसे टेम्परेचर को ले लो आप, ठीक है, टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर सिमिलर टेम्परेचर आप दोगे तो जो एक बड़े पत्थर का होगा वो छोटे पत्थर को भी टच करो, मेजर करोगे तो सिमिलर टेम्परेचर आएगा एक टेम्परेचर जोन में, ठीक है ना। आगे देखोगे स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, ठीक है, स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंट्रोपी, इंट्रोपी, स्पेसिफिक इंट्रोपी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सब क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करते हैं। प्रेशर को भी ले लो आप, प्रेशर भी वैसा ही है, ठीक है ना, प्रेशर भी वैसा ही है। चलो अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्सटेंसिव ये मास पर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम और एंटिटी, ये मास पर डिपेंड करता है। जैसे क्या है, एक प्रॉपर्टी ले लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे हीट हो गया, हीट लो तो आगे आप पढ़ोगे mc डेल्टा टी होता है, जैसे थर्मल मैंने बताया। तो ये मास पर डिपेंड कर रहा है, बॉडी के मास पर डिपेंड कर रहा है। जिसका ज्यादा मास होगा उसकी हीट कैरिंग करने की कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगी। ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर जनरल इंथैल्पी ले लोगे, देखो यहाँ स्पेसिफिक इंथैल्पी इंटेंसिव है, जबकि सिर्फ इंथैल्पी की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव हो गया।
जब भी हम टर्म स्पेसिफिक लगा देते हैं, स्पेसिफिक आगे, तो वो जो भी वैल्यूज होता है टोटल वैल्यू को उसके मास से हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो टर्म स्पेसिफिक कहलाता है। तो मास से डिवाइड कर दिए तो ऊपर वाले टर्म में भी मास है, नीचे मास, तो कट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होती है, जो मास पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव क्या होती है, जो मास पर डिपेंड करता है। बहुत सारे प्रॉपर्टी से आगे हम धीरे धीरे जब फॉर्मुलेट करेंगे तो हम देख के उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कि ये प्रोसेस कितने टाइप का होता है, प्रोसेस कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली अगर कहेंगे तो दो तरह का प्रोसेस होता है। एक बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये दो तरह का प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस होता है, आगे और भी प्रोसेस है, पहले हम इनकी बात करते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि हम जो है जो हमारा इनिशियल कंडीशन था, इनिशियल कंडीशन जो है वो अचीव कर सकते हैं, इनिशियल कंडीशन अचीव्ड आफ्टर अ कंप्लीट प्रोसेस। मतलब अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो हम वो प्रोसेस कंप्लीट करके, लेट से कि एक ये प्रोसेस है 1 से 2, ये प्रोसेस क्या है 1 से 2, तो इसमें क्या हो रहा है कि लेट से 1 से होता हुआ है प्रोसेस 2 तक आया, और अगर दोबारा ये 2 से 1 तक हो जाता है, सेम पाथ को फॉलो करता हुआ, ये चीज नहीं भूलना है कि ये सेम पाथ पर ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 जो इनिशियल कंडीशन हुआ, अगर किसी प्रोसेस में इनिशियल टू फाइनल हमें कुछ प्रोडक्ट मिला है और फाइनल से हमें फिर से इनिशियल मिल गया, फॉलोड ऑन द सेम पाथ, ये नहीं भूलना है, फॉलोड ऑन द सेम पाथ। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। जैसे एग्जांपल ले लो, वाटर और आइस, ये रिवर्सिबल का साइन है, ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। वाटर और से आइस बन जाना, वाटर को कूल करोगे तो वो लैटेंट हीट को रिलीज करके वो आइस बनेगा, और आइस लैटेंट को रिलीज करके क्या बनेगा, आइस जो है अपना लैटेंट हीट लेकर वाटर हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का साइन है, मतलब ये इधर भी जा सकता है रिएक्शन, इधर भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, नाम ही है इरिवर्सिबल, IR लग जाएगा, तो नेवर कैन बी अचीव्ड एज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हम इसमें अचीव नहीं करते हैं। हम एक बार जो प्रोसेस हो गया, लेट से ये 1 से 2 तक ये प्रोसेस हो गया, तो अब हम चाहेंगे कि 2 से 1 हो ऑन फॉलोइंग द सेम पाथ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जो इनिशियल स्टेट को नहीं अचीव कर सकता है। एक बार जो प्रोसेस हो गया 1 to 2, तो 2 to 1 हमें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, कि जैसे आपने क्या किया, कोल लिया, उसको हीट दिया, ये हीट का साइन है, तो क्या वो बर्न हो गया, वो क्या होगा, बर्न हो गया। ठीक है ना, इसको हमने हीट देके बर्न किया। या ऐसे कहते हैं कि हमने लकड़ी लिया, उसको हीट दिया, उसको बर्न किया, तो हमें क्या मिला, कोल मिल गया। अब आप चाहोगे कि कोल से फिर से हमें वुड मिले, तो पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस।
जैसे ह्यूमन का बढ़ना, ट्री का बढ़ना, ये सब कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम बड़े होकर फिर से छोटे नहीं हो सकते, नेचुरल फिनोमिनन नहीं है, तो ऐसा प्रोसेस करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और भी प्रोसेस के टाइप्स हैं, आगे नेक्स्ट में देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और प्रोसेस देख लो आप, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या देखें हम, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है कि लेट से ये एक 1 था, वो एक रिएक्शन होके फिर से कंप्लीट होके 1 पर आ गया, या ऐसे एक प्रोसेस है। देखो आप 1 से चला था, ये 2 तक गया, ये एक 3 स्टेट पे पहुंचा, 3rd स्टेट पे, और फिर से 1 पर आ गया। तो जिस इनिशियल स्टेज से ये चला था, आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्रोसेस फिर से उसी इनिशियल स्टेज पर आ गया, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में आगे जाओ, देखो कि ये जो बना, ये जो साइकिल बना है, एरिया अंडर दिस कर्व, ये इनसाइड का इंटरनल एरिया जो होता है कर्व का, आगे पढ़ोगे तो वो उसका वर्क देता है इन पीवी डायग्राम, इन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में ऐसा होता है, ठीक है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है आफ्टर कंप्लीटिंग अ साइकिल सिमिलर होता है। तो इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट, ऐसे को क्या कहते हैं हम, साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, ऐसे को कहते हैं साइक्लिक। अब हम और भी प्रोसेस देखेंगे, जैसे क्वासी स्टेरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम देखते हैं, जैसे हमने प्रोसेस में देख लिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस था, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि हम उसके डायरेक्शन को रिजर्व कर सकते हैं, मतलब इनिशियल स्टेट हम अचीव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या था कि हम उसके डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या था कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्रोसेस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों सेम होंगे। अब देखिए ये 4 तरह के और प्रोसेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आगे हमें फॉर्मूला को डिराइव करने में बड़ा हेल्प मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। पहले प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरे को बोलते हैं आइसोबारिक, थर्ड वन इज आइसोकोरिक एंड फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि ये आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस होते क्या हैं। तो जरा गौर से देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट throughout the process टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल है मतलब क्या, टेम्परेचर। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसे को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे आप पढ़ोगे कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। एक आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, जरा गौर से देखो इस इक्वेशन में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी नंबर ऑफ मोल भी मान लेते हैं कि 1 मोल की स्टडी कर रहे हैं हम, और ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट होता है, और ये भी अगर कांस्टेंट हो गया आइसोथर्मल में, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर दो गैस का इक्वेशन हमें कांस्टेंट ऐसे कर देंगे हम, देखिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, अगर हमें दो इक्वेशन जो आइसोथर्मल है आपस में रिलेशन निकालना है, उसके कंडीशन में स्टेट वेरिएबल्स में, ये सब स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो ऐसा कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। आगे और हम स्टडी करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे कि हो कैसे रहा है, बट नॉर्मली मैंने इक्वेशन का यूज करके बता दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। अब आइसोबारिक, फिर से आइसो मतलब सेम, और बारिक, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, याद रखना, बार जो होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब P1 माइनस P2 माइनस P1 कर रहे हो, डेल्टा P तो 0 है,
मतलब प्रेशर पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसे कंडीशन में फिर से अगर देखो हम गैस इक्वेशन का यूज करते हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन का, तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया, ये तो कांस्टेंट था ही 1 मोल के लिए था, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो एक बार गौर से देखोगे इन सब कांस्टेंट को अगर हटा दिया जाए तो ये रिलेशन क्या होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैसेस वगैरह का एक्सपेंशन होगा, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इस बात को भी जानना है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन होता है गैसेस का, और टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो कंप्रेशन होता है, कॉम्पैक्ट होता है गैस। तो ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनल को हटा दोगे तो देखो ऐसा आ जाएगा B/T इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन होता है, यानी दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे आइसोबारिक में तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, दो स्टेट वेरिएबल, 4 स्टेट वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, उसको आपस में कंपेयर करने के लिए, मतलब कोई भी अगर 3 दिया हुआ है तो थर्ड वन वाला को हम निकाल सकते हैं, ये रिलेशन है। अब आइसोकोरिक, आइसो, फिर से आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। कोरिक, ये होता है वॉल्यूम से रिलेशन, ये होता है वॉल्यूम से रिलेशन। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ऐसे को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर फिर से हम इसका इक्वेशन यूज करते हैं PV इक्वल टू nRT गैस इक्वेशन, इस बार क्या है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस वॉल्यूम को कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो क्या हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कोई गैस सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन को स्टॉप किए हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पिस्टन पर प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा पिस्टन पर क्या होगा, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे मतलब पिस्टन को वहीं पर, ये हमारा अगर सिलेंडर पिस्टन डिवाइस है, ये पिस्टन को हमने क्या किया, यहीं पर रोक दिया, हमने वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ना चाहेगा, तो ये क्या हो गया, अगर गैसेस है वॉल्यूम तो बढ़ना चाहेगा, तो क्या है, इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, बहुत ज्यादा पिस्टन को रोक कर रखे बट उस पर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, P/T इक्वल टू कांस्टेंट, यानी दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो P1/T1 इक्वल टू P2/T2 ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। और भी आगे हम प्रूफ देखेंगे, जनरल बस आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसा है प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट है, हीट कांस्टेंट जो है कांस्टेंट है, मतलब Qin इक्वल टू डेल्टा, चेंज इन हीट क्या है, 0, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें Q in Q आउट वो कुछ नहीं हो रहा है, ये इनसाइड जो है ये कांस्टेंट है, जितना हीट इसमें है उतना ही है, ना अंदर हीट ला सकते हैं ना हीट इसमें बाहर निकाल सकते हैं, उसका हीट हमेशा कांस्टेंट है। जितना हीट हमने पहले दे दिया था 10 जूल हीट दिया है, वो 10 ही जूल रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसे को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक के लिए हम क्या है, एडियाबैटिक के लिए हम क्या होता है ये ध्यान देना आप। एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन ये होता है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो P1 V1 टू द पावर गामा, P2 V2 टू द पावर गामा, और इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, इस गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। ये एयर के लिए 1.6 होता है, आगे भी पढ़ेंगे 1.6 भी होगा मोनोटोमिक वगैरह के लिए, आगे हम देखेंगे। फॉर एयर 1.4 होता है। ठीक है, ये सब सारे प्रूफ को हम देखेंगे। तो कितने तरह के प्रोसेस हो गए, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस हीट कंटेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आगे हम डील करेंगे कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या देखने वाले हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।